ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज नए वीडियो लाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम गुफ्तगू करेंगे आज़ाद कश्मीर की सियासत में ठहराव नहीं आ रहा है। एक दफ़ा फिर स्पीकर और वज़ीर आज़म के जो इख्तलाफात हैं वो जो हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर आज बात होगी। हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात में हुकूमत उस तरह से संजीदा नहीं दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी स्टेप उठाया है, लेकिन आज एक और बात भी सामने आई कि आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन जो बार बार कह रहा है कि वो तैयार है इलेक्शन करवाने के लिए, आज उन्होंने जो उम्र की हद है और तालीमी काबिलियत भी डिफ़ाइन कर दिया है इस हवाले से कि कम अज़ कम मैट्रिक और उम्र की हद है जो वो 25 साल कम अज़ कम होनी चाहिए और तालीमी काबिलियत कम अज़ कम मैट्रिक। इस पर बात होगी। इसके अलावा आपको ये बताता चलूँगा, एक रिपोर्ट आई है कि जो आज़ाद कश्मीर के ब्यूरोक्रेट्स हैं और अफसरान जो बड़ी ब्यूरोक्रेसी में आते हैं, जो पॉलिसी साजों में आते हैं, उनकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में बनाई जाने वाली खुफिया जायदादों का जो उनकी इंक्वायरियाँ शुरू हैं। और इस पर हुकूमत ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो आमदन से ज़ायद असासे रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स, अफसरान, DGs, डायरेक्टर, सेक्रेटरीज़ के ख़िलाफ़ इक़दाम है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, माजी में भी बहुत से ऐसे इक़दाम उठाए जाते रहे हुकूमतों की तरफ से, तो ये सारा जो मरबा है तैयार करके तो फिर उसको ज़ाया कर दिया जाता है। तो बाकायदा से आगाज़ करता हूँ। आज पहले बड़े मौजू है स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी अनवारुल हक और वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो कहा यह जा रहा है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँच चुके हैं। इख्तलाफात पहले से थे जो जिनमें शिद्दत उस वक्त आई जब सदर और वज़ीर आज़म की 1-to-1 बड़ी अहम मुलाकात हुई गुज़िश्ता चंद हफ्ते कबल, और उस मुलाकात के बाद उन इख्तलाफात में शिद्दत आई, यानी जो शोले थे वो भड़कना शुरू हो गए। और उसके बाद फिर जो सदर के जो मुतालबात थे सदर रियासत के वज़ीर आज़म की तरफ से, जो ही उन मुतालबात पे अमल दरामद होना शुरू हुआ, फिर इख्तलाफात मज़ीद बढ़े। अब जो हैं चंद रोज़ कबल सदर रियासत की तरफ से जो एक सियासी मुखालिफ समझे जाते हैं अनवारुल हक के चौधरी रिजवान अनवर, एक मुमताज़ बिजनेसमैन हैं और मुस्लिम लीग नवाज़ में भी रहे, उन गुज़िश्ता हुकूमत में ख़ासे मुतहर्रिक रहे, उनके एक कारोबारी एक पॉइंट का इफ्तिताह सदर रियासत ने किया। तो उसके बाद से फिर स्पीकर जो हैं वो गुस्से में हैं। इस पर भी बात करता हूँ तफसीली बाद में। ये बताता चलूँ कि ये जो इख्तलाफात हैं, मुझे ये बताया गया है कि मुझ तक जो इत्तलात आई हैं कि सदर और वज़ीर आज़म के जो क्लोज़ हुए हैं, जो उसके बाद से स्पीकर खासे परेशान हैं, क्योंकि स्पीकर जो ही ये हुकूमत साजी का जो सिलसिला था उसमें उन्हें ये कहा जाता था कि वो किंग मेकर की हैसियत रखते हैं, हुकूमत साजी में बड़ा अहम रोल है। उस वक्त सरदार तनवीर इलियास खान भी मशावरत के लिए उनके पास जाया करते थे। हालांकि सरदार तनवीर इलियास खान ने जो अपनी सियासत का आगाज़ आज़ाद कश्मीर में अगर किसी सियासी शख्सियत को मिले थे वो तो आपके भी इल्म में है कि वो बिम्बर तशरीफ़ ले गए थे चौधरी अनवारुल हक के घर, और वहाँ से उन्होंने सियासत का जो बाकायदा से सियासत की एंट्री डाली। उसके बाद वज़ीर आज़म बनने तक स्पीकर उनके साथ खड़े रहे, तमाम मामलात पे मुशावरत होती थी। स्पीकर उनके साथ उनके घर में रहते थे, सारा दिन वक्त वहाँ गुजरता था, वरना कश्मीर हाउस गुजरता था। सारी मुशावरत थी जो हुकूमत साजी की वजारतों तक की, यानी सीनियर वजारत से लेके सरदार तनवीर इलियास सीनियर वज़ीर बनने से लेके जो उनकी वजारत उज़्मा तक का सफ़र है, उसमें ये जो मैन मशावरत ये कहा जाता था कि सरदार तनवीर इलियास खान की जो मैन मशावरत थी वो चौधरी अनवारुल हक के साथ होती थी। तो वो मशावरत का सिलसिला भी ख़त्म, और मैन ख़ासे अहम अमूर में और हुकूमती मामलात में जो इन्फ्लुएंस था वो चौधरी अनवारुल हक साहब का ख़ासा मजबूत सिलसिला था हुकूमत के अंदर। वो नाराज़गी के बाद वो भी नहीं रहा। लेकिन दूसरी तरफ अब सियासी लोग ये भी कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान सदर रियासत के, उनके भी आपस में जो इख्तलाफात थे वो भी ख़त्म हुए। तो अब तनवीर इलियास खान जो हैं वो अपने आप को बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। सदर रियासत के मुतालबात पे उन्होंने अमल दरामद शुरू कर दिया है। वो अब सदर रियासत के साथ किसी भी किस्म की टेंशन नहीं चाहते हैं। तो
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने उनकी तरफ से, चूँकि दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है चौधरी नवार उल हक साहब जो इस वक्त खासे गुस्से में हैं, वज़ीर आज़म से खासे सख्त नाराज़ हैं, वो जो हैं वो जब इस वक्त चूँकि वो बताया जा रहा है कि वो रूब सेहत हो रहे हैं और जूँ उनकी सेहत बेहतर हो रही है तो तू उनके अंदर वो जो सियासी मामलात हैं वो फिर भड़क रहे हैं और वो चंद दिनों बाद कोई भी सियासी धमाका कर सकते हैं। और इस हवाले से उन्होंने मशावरत भी शुरू कर रखी लोगों के साथ, मेरी जो इत्तला है। इसके अलावा जो ही नाराज़गी हुई थी उसके बाद वक्ती तौर पे तो सरदार तनवीर इलियास चूँकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के साथ मिल के अपने आप को कंफर्ट फील कर रहे थे, उसके बाद चंद दिन तक उनके पास सरदार तनवीर इलियास की तरफ से स्पीकर जो हैं चौधरी नवार उल हक साहब, उनके पास बंदे जाते रहे कि किसी न किसी तरीके से इन दोनों की जो दूरियां हैं उनको कम किया जा सके, इनके जो आपसी के इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म किया जा सके। लेकिन चौधरी नवार उल हक साहब डटे हुए हैं। अब मुतालबात सामने नहीं आ पा रहे हैं कि वो मज़ीद अब क्या चाह रहे हैं। लेकिन मामला फ़िलहाल जो सियासी लोगों के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुका है। जो नवार उल हक साहब हैं किसी वक्त भी सियासी धमाका कर सकते हैं और अब आगे देखें फिर क्या होता है। यानी पीटीआई की हुकूमत के क़याम से अब तक अगर आप देखें तो हुकूमत उस तरह से कंफर्टेबल एक माह भी नहीं रही, कभी कोई नाराज़ तो कभी कोई नाराज़। यानी हुकूमत बनने से अब देखें ना आप कितने जोड़ तोड़ सियासी, इसीलिए कहते हैं सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती है। इंतखाबात में चौधरी नवार उल हक ने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की खुल के मुखालफत की। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का भी जहाँ जोर लगता था उन्होंने भी उनके हल्के के अंदर गैर एलानिया मुदाखलत की। ठीक है, इसी तरह सरदार तनवीर इलियास खान बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के मुखालिफ समझे जाते थे, बैरिस्टर सुल्तान सरदार तनवीर इलियास खान के मुखालिफ समझे जाते थे। अब क्या हो गया है कि सरदार तनवीर इलियास खान और बैरिस्टर सुल्तान एक हो गए हैं, जबकि स्पीकर चौधरी नवार उल हक और तनवीर इलियास खान के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं। ये सियासत है, इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। तो जो इख्तलाफात मैंने जैसे बताया कि कोई 1.5-2 माह से चल रहे थे, उनमें आहिस्ता आहिस्ता कुछ वजूहात सामने आती गई और उनमें जो चिंगारियाँ थी वो आग की शक्ल अख्तियार करती गई। मसलन जो मामला जब से शुरू हुआ था उसके बाद उसको कंट्रोल करने की खासी कोशिश की जाती रही वज़ीर आज़म के कैंप की तरफ से, लेकिन चौधरी नवार उल हक एक तो उनकी तबीयत नासाज हो गई थी, उसके बाद वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से दूर रहे। बजट इजलास भी वो ना अटेंड कर सके बल्कि चेयर किया इजलास डिप्टी स्पीकर ने। तो इसके बाद अब क्या हुआ कि इसके बाद अब ये हुआ कि लोग तो जाते रहे। मसलन बैरिस्टर सुल्तान और तनवीर इलियास खान की जो 1-to-1 मुलाकात थी और उसमें उससे पहले बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने जो प्रेशर डेवलप किया था प्राइम मिनिस्टर पे, वो प्रेशर भी रिलीज़ हुआ। उनके जो मुतालबात थे उन पे भी इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया। ये बात भी, एक तो मुलाकात जो थी वो भी उस पर खासे सख्त गुस्से में थे नवार उल हक साहब, उसके बाद उनके मुतालबात जो मानने शुरू हुए तो उस पर और गुस्से में आए। फिर ये जो कुछ दिन पहले सदर रियासत ने जो आज़ाद कश्मीर के मुमताज़ बिजनेसमैन हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ में भी खासे मुतरक रहे, चौधरी रिजवान अनवर, उनके जो स्पीकर के जो हल्का इंतखाब में उनके एक बड़े कारोबारी मरकज़ का जो इफ्तिताह है वो सदर रियासत वहाँ पे करने चले गए। तो उसके बाद मज़ीद जो इख्तलाफात हैं उसमें मज़ीद आग भड़की और ये मामला फिर एक दफ़ा सामने आए कि स्पीकर दोबारा से सख्त गुस्से में हैं। तो बाज़ लोगों का ये कहना है कि लोगों के मतलब कारोबारी शख्सियात हैं, इनके सियासतदानों के साथ ज़ाती ताल्लुकात भी हो सकते हैं। अब वहाँ पे हल्का इंतखाब में बैरिस्टर सुल्तान साहब ने जाके सदर रियासत की हैसियत से अगर इफ्तिताह कर दिया है कारोबारी मरकज़ का, तो इसमें कोई सियासी भूचाल नहीं आना चाहिए। इस पर कोई सियासी जलसा नहीं था, कारोबारी एक्टिविटी थी, तो इफ्तिताह हो गया। तो अब आगे देखिए क्या होता है। तो मैं अब आपको इस पर को दूसरी बात बताऊंगा, दूसरे मौजू की तरफ चलता हूं। हुकूमत ने बल्दियाती हुकूमत जो है ना, मैं बताता चलूँ आपको, आज़ाद कश्मीर हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात में उस तरह से संजीदा नहीं दिखाई दे रही है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट का एक तारीखी डिसीजन है, तारीखी इकदाम इसको कहा जा रहा है। लोग इस पर खुश हैं, पॉलिटिकल लोग खुश हैं, जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, अवाम जो अख्तियारात की मुंतकिली चाहते हैं अपने हाथों में, वो खुश हैं। लेकिन जिनके हाथों से अख्तियारात निकलते जा रहे हैं वो नाखुश दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता 30 बरसों से आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर चंद बड़े नाम जो मौजूद हैं, उन्होंने गुज़िश्ता 30 बरसों में
आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात इसलिए नहीं होने दिए, ये जो नाली टूटी की सियासत होती है, फ़ंड्स की मुंतकली, सारा अख्तियार उन्होंने अपने पास रखा होता है, मालियाती इख्तियार के जो फ़ंड्स हल्के के अंदर आने हैं वो कहाँ कहाँ पे उनका यूज़ होना है, वो एक रिकमेंडेशन चाहिए होती है, मुकामी एमएलए के दस्तखत चाहिए होते हैं, उसकी मंजूरी चाहिए होती है, अगर कोई मिनिस्टर है तो मंजूरी चाहिए होती है, ये लोग फिर उनके पास जाते हैं, ये सारी चीज़ें वो इंजॉय करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें उनके हाथों से निकल जाएं तो उनका जो असल काम है वो क्या है, एमएलए का एक काम क्या है, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेशन करना, कानून साजी करना, तो वो असेंबली में कानून साजी करेगा। तो वो जो चौधराहट है, जो एक सिलसिला चल रहा है कई ख़ानदानों का, कई दहाइयों से, कि लोग उनके डेरों पे आते हैं, जब वो हल्कों का दौरा करते हैं लोग उनके पीछे भागते हैं, दरख्वास्तें लेके जाते हैं। मसलन एक एमएलए अगर उसके हल्के के अंदर अगर किसी ने तबादला भी करवाना है किसी डिपार्टमेंट के अंदर, जब तक एमएलए लिख के नहीं देगा, उसकी मंजूरी नहीं होगी, तबादला नहीं हो सकता है। तो ये वही क्लब है जो गुज़िश्ता 30 वर्षों से नई लीडरशिप पैदा नहीं होने दे रहा है। अगर बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं तो नई लीडरशिप उभर के सामने आ जाती है। यानी आज जो लोग मेयर्स का इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, मेयर्स बन जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन बन जाएंगे, वो अगला इलेक्शन, अगला टारगेट उनका क्या होगा, कानून साज असेंबली। तो कौन डैमेज होगा, ये वही सियासी क्लब भी डैमेज होगा ना, जो नहीं चाह रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा तारीखी इनिशिएटिव है जिसको मैं भी सराह रहा हूँ, आम लोग भी सराह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। जो ही आप देखिए आपके इलेक्शन की गहमा गहमी भी शुरू हो चुकी है, अभी कोई अनाउंस नहीं हुआ, तजावीज़ मांगी हैं तारीखों की इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत से। तो इलेक्शन के लिए जो लोग हैं वो तैयारियां कर रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जिन्होंने यूनियन काउंसिल के इलेक्शन लड़ने हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लड़ने हैं या मेयरशिप्स के इलेक्शन लड़ने हैं, वो अपनी अपनी तैयारियों में इस वक्त मसरूफ़ हो चुके हैं। लोग मीटिंग्स कर रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड और लोग अपनी लीडरशिप को बता रहे हैं कि वो उम्मीदवारान हैं। इस वक्त कई उम्मीदवारान सामने निकल आए हैं। लेकिन आज आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन के तर्जमान ने एक प्रेस रिलीज जारी की, उसमें यह कहा गया उम्र की हद का तयन कर दिया गया है। कम अज़ कम उम्मीदवार की जो उम्र है वो 25 साल, और जिसने जिस वार्ड से इलेक्शन लड़ना है या यूनियन काउंसिल से, उसमें उसका वोट का इंदराज होना ज़रूरी है। और इसके अलावा जो तालीमी काबिलियत है वो कम अज़ कम मैट्रिक रख दी गई है आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अहम एक्टिविटीज़ जारी हैं। इलेक्शन कमीशन मुतहरक है कि किसी न किसी तरीके से जो जिम्मेदारी उनको सौंपी जाएगी वो इलेक्शन करवाएंगे। तो 100 बल्दियाती इलेक्शन के लिए भी लोग तैयार हैं, पूरे आज़ाद कश्मीर में तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। लेकिन वो सियासी क्लब परेशान नज़र आ रहा है, जिसको अपना मुस्तकबिल मखदूश होता हुआ नज़र आ रहा है कि ये नई लीडरशिप आ गई, नए लोग आ गए, नई नौजवान। यानी आप अंदाज़ा करें अगर 30 साल पहले बल्दियाती इलेक्शन होना बंद ना होते तो आज 30 सालों में कितने नए लीडर्स पैदा होते, कितने मुतरक लोग आगे आते, कितने आम लोग आज़ाद कश्मीर की असम्बली में पहुंच सकते थे। अब वही ग्रोह है जो मुख्तलिफ इलाकों से जिनका ताल्लुक है, जिनके साथ बरादरियां हैं, जो घरों से बड़े बड़े वोट बैंक रखते हैं, वही आज़ाद कश्मीर असम्बली का इलेक्शन लड़ते हैं। पार्टियां उन्हें ही टिकट देती हैं, उन्हें ही अपनी जमातों में शामिल करते हैं लोग। वही बार बार पार्टियां बदल के जो हैं वो चेहरे बदलते हैं, निज़ाम उसी तरह का रहता है। तो अब तीसरे मौजू की तरफ चलता हूँ। एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने मुबैना तौर पर करप्ट ब्यूरोक्रेट और अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया है। यानी अब आप देखें आज़ाद कश्मीर के अंदर बाज़ ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो सुबह दफ्तर में, जब उनकी तनख्वाह है 1 लाख रुपया, उनके बच्चे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पढ़ रहे हैं, इस्लामाबाद के महंगे स्कूलों और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इस्लामाबाद में उनकी रहायशें हैं और पोश एरियाज़ में वो रहते हैं, उनके पास लग्जरी गाड़ियाँ हैं, उनका रहना सहना बड़े बड़े बिजनेसमैनों जैसा है। इनकम उनकी अगर देखी जाए तो माहाना तनख्वाह 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए, लेकिन उनके अखराजात हैं वो 5-6 लाख रुपए हैं। कभी किसी ने ये सवाल नहीं किया ये 5-6 लाख रुपए कहाँ से आ रहा है आपके पास, ठीक है। और वो जो खुद दफ्तरों में जाते हैं तैयार होकर सुबह सुबह, जब दफ्तर में बैठते हैं तो कई सेक्रेटरीज और वुज़रा, उनका जो एक सूट होता है वो 20 से 25 हज़ार रुपये का डेली सूट पहनते हैं। अगर ऊपर वेस्ट कोट यूज़ करते हैं तो 10-15 हज़ार की वेस्ट कोट, इंपोर्टेड शूज़ यूज़ करते हैं। उनका रहना सहना देखा जाए तो पता चलता है तो ये तो किसी बहुत बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक से इनका ताल्लुक है, उनकी डॉलर्स में तनख्वाहें हैं। तो हुकूमत ने ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और ये भी कहा जा रहा है कि चंद रोज़ बाद गिरफ्तारियों का भी इम्कान है। यानी रियासती अदारों में इस्लामाबाद, लाहौर और पाकिस्तान के दीगर शहरों में ब्यूरोक्रेट्स और अफसरान की तरफ से खरीदी गई प्रॉपर्टीज़ का डाटा हासिल करना शुरू कर लिया।
और साथ ये भी बताया गया जिसमें आज़ाद कश्मीर के दर्जनों सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स, डीजी समेत आला ब्यूरोक्रेसी के कई अफसरान शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बिजनेस और करोड़ों रुपए की जायदादें बना रखी हैं। और वो जायदादें हिडन रखी हुई थी, खुफिया तौर पे रखी हुई थी, लेकिन उनकी जो शाहाना तर्ज ज़िंदगी है वो भी आप सबके सामने है। इनसे सवाल तो बनता है कि साहब आपकी तनख्वाह है 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपया, आपका माहाना खर्चा 5 लाख रुपया कहाँ से आता है? आपके बच्चे अमेरिका और यूरोपियन ममालिक में तालीम हासिल कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? अब ये चीज़ें खुल के सामने आनी चाहिए और ये बहुत बड़ा अच्छा एक इकदाम है हुकूमत का। ये चीज़ें सामने आनी चाहिए, कहाँ से पैसा आया, कहाँ रियासत को तो कहीं चूना नहीं लगाया गया, रियासती फंड को चूना तो नहीं लगाया गया। अगर लगाया गया तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त।